हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने जो वीडियो आपको अपलोड कराई थी उसमें 1.5 तक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। अब इससे आगे जो न्यूमेरिकल हैं वो आज मैं सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल करा देता हूँ। देखो 1.5 के बाद क्वेश्चन आता है 1.6। एक और बात कि आप सभी भैया और बहनें अपनी एनसीईआरटी वाली बुक निकाल के अपने सामने रख लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन का पता चलता रहे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। देखो जरा क्वेश्चन है आपका 1.6 कि 1.6 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रखा है कि 4 बिंदु आवेश यहाँ पे दे रखे हैं। 4 बिंदु आवेश हमारे पास हैं। QA की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम। उसके बाद में दिखा रखा है QV की वैल्यू दिखा रखी है -5 माइक्रो कूलम। उसके बाद दिखा रखा है QC है 2 माइक्रो कूलम और QD की जो वैल्यू है वो -5 माइक्रो कूलम। ये सारी की सारी वैल्यू हमें दे रखी है और कह रखा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के शीर्षों पर स्थित हैं। ये सारी की सारी जो है एक वर्ग दे रखा है हमें ABCD, उस वर्ग के शीर्षों पर स्थित है। अब देखो जब यहाँ पे वर्ग दे रखा है तो पहले वर्ग बना लेते हैं भाई कि वर्ग हो गया हमारा। ये वर्ग क्या होता है? जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हों, वो क्या बन जाएगा? हमारा वर्ग बन जाएगा। लो यहाँ पे मान लो पॉइंट A हो गया, ये वाला पॉइंट B मान लो, और ये वाला पॉइंट C, और ये हो गया आपका D। अब इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ये वाली 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, ये भी हमारी होगी 10 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में क्या कहा इन्होंने कहा कि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलम, वर्ग के केंद्र पर, लो वर्ग का केंद्र मान लिया जाए यहाँ पे, कि 1 माइक्रो कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। कि यहाँ पे जो केंद्र मान लीजिए लो O है, इस पे लगने वाला जो बल होगा वह कितना आएगा। अब क्या कर लेते हैं, सारे के सारे शीर्षों को बिंदु O से मिला दीजिए इस प्रकार से। C को भी मिला दिया, A को भी मिला दिया, B को भी मिला लिया लो यहाँ से, और हमने इसे D को भी मिला लिया। अब एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहें कि वर्ग का जो विकर्ण की लंबाई होती है, लो लिख लेते हैं, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर आती है A√2। A मीन्स हो जाती है यहाँ पे भुजा, ठीक है। अगर हम लंबाई देखें तो देखियो जरा लंबाई यहाँ कितनी गई। इसकी जो लंबाई आएगी, A का मतलब हो गया 10√2 इतने सेंटीमीटर। अगर यहाँ से देख लिया जाए AO, केवल AO अगर हम देखें तो AO जो हो जाएगा वो AC का क्या होगा? आधा होगा। और लंबाई जो है हमारी क्या है? ये AC तो है, AC जो हो गई 10√2 हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें देखना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसका क्या होगा? आधा होगा। तो AO की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5√2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर हम देखें तो सारे के सारे वर्ग के क्या है? शीर्ष है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं AO बराबर हो जाएगा OB के, बराबर होगा OC के, बराबर हो जाएगा किसके? OD के। कि ये सारे के सारे जो हैं आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। अब जब बराबर हैं तो अब इस 1 माइक्रो कूलम के कारण यहाँ पर भी, यहाँ पर चारों के चारों कोनों पर जो आवेश रखा हुआ है, देखो यहाँ पे A पर जो आवेश है लिख सकते हैं QA की जो वैल्यू है वो 2 माइक्रो कूलम है, और QB की वैल्यू जो है यहाँ पर वो दिखा रखी है -5 माइक्रो कूलम, और QC की वैल्यू जो है वो कितनी है? वो दिखा दी 2 माइक्रो कूलम, और QD जो है वो आपके पास है -5 माइक्रो
कूलाम। ठीक है, अब इस 1 माइक्रो कूलाम के कारण इस पे लगने वाला बल इधर की ओर हो गया कि भाई एफ ए, यहाँ से इधर देखेंगे इधर कितना हो जाएगा, ये एफ सी हो गया। इधर को देखें तो ये एफ बी हो जाएगा, इधर को देखें तो ये हो गया एफ डी। तो यहाँ पे लिख लिया जाए कि केंद्र ओ पर नेट बल, जब नेट बल देखेंगे तो वही हमारे पास हो गया एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ ए का वेक्टर प्लस एफ बी का वेक्टर प्लस एफ सी का वेक्टर प्लस और एफ डी का वेक्टर। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज बताएं कि 1 माइक्रो कूलाम आवेश है और यहाँ कितना है, 2 है, कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल और इन दोनों के बीच की लगने वाला बल, देखो ये भी 2 है और ये भी कितना है, 1 है। कैसे होंगे, बराबर होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। भाई इनके बीच की दूरी बराबर हो गई, आवेश भी बराबर हो गए, तो लगने वाले बल भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि परंतु कि हमारे पास एफ ए की जो वैल्यू होगी एफ ए वेक्टर की माइनस के एफ सी के वेक्टर के बराबर हो जाएगी, एफ सी है हमारे पास। तथा इसी प्रकार से अगर देख लिया जाए बी पे जो लगने वाला बल होगा एफ बी का वेक्टर, वो होगा माइनस के एफ डी वेक्टर के। ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट कर लो कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ ए की जगह रखेंगे माइनस के एफ सी का वेक्टर प्लस एफ बी की जगह रख दो माइनस के एफ डी का वेक्टर प्लस के एफ सी वेक्टर है और प्लस एफ डी का वेक्टर है। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, तो एफ वेक्टर की वैल्यू आ गई 0। तो कह सकते हैं कि वर्ग के केंद्र पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना आ गया है आपके पास, 0। सभी को समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन था हमारा ये 1.6, दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है और इसके प्रत्येक कोने पर जो है क्रम से क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी ये आवेश रखे हुए हैं और एक चार्ज इसके केंद्र पे मान लिया है। तो इस केंद्र पे लगने वाला जो फोर्स होगा वह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले क्या करा, विकर्ण की लंबाई ले ली, तो विकर्ण क्या होता है हमारे पास, ये AC हो गया और AC की लंबाई आ गई 10√2 सेंटीमीटर में। अब AO जो होगा वो AC का आधा होगा, इसलिए AO की वैल्यू आ जाएगी 5/2। जब AO 5/2 हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से कह सकते हैं O से लेके C तक, O से लेके D तक और O से A, सारे के सारे कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब ये वाली दूरी बराबर हो गई और इसके चार्ज भी कैसे है, इक्वल है, तो ये दोनों बल कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से ये दोनों बल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है, इनकी जो दिशाएं हैं वो अलग अलग है। दिशाएं कैसी हैं, वो विपरीत हो रही हैं। तो इसलिए साइन जो आ जाएगा हमारे किसका आ जाएगा, इसका माइनस का आ जाएगा। तो एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, इसलिए ये कैंसिल हो गया और हमारे पास टोटल फोर्स जो आ गया वो आ गया 0 न्यूटन। कि भाई इस पे 0 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है 1.7। 1.7 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र एक रेखा सतत वक्र होती है, अर्थात कोई रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। देखो कहने का मतलब हमारा क्या है कि यदि यहां से भाई इसका ए पार्ट का आंसर स्टार्ट हो जाएगा, 1.7 आंसर स्टार्ट हो गया हमारा ए पार्ट का। देखो कि मान लिया जाए यहां पे यदि कोई वल रेखा एकाएक टूटती है तो यह बताती है कि वहाँ
वैद्युत क्षेत्र नहीं है, कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को दर्शाती है। अतः क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या रेखा सतत वक्र होती है। अब इसका जो है 1.7 का जो है बी पार्ट का आंसर है। देखो बी पार्ट का आंसर क्या है, बी पार्ट का आंसर आ जाता है, इसमें कहा जा रहा है स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? कि यहां पे कह सकते हैं कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं जो कि बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है। जो कि असंभव है। कहने का मतलब हमारा यह है, इससे पीछे जो है वैद्युत बल रेखाओं के जो थ्योरी थी वहां पे भी ये टॉपिक आया था कि यदि दो बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं जो कि बल की दो दिशाएं बताएंगी, जो कि बल की दो दिशाएं बताएंगी, जो क्या होता है असंभव है। ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन संख्या है 1.8। 1.8 क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि 1.8 क्वेश्चन में कहा कि दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकुलाम है और QB भी 3 माइक्रोकुलाम है, वो भी किसका है माइनस का है। तो देखो यहाँ पे एक बिंदु आवेश हमने मान लिया यहाँ पर है और एक बिंदु आवेश है हमारा यहाँ पर, और इन दोनों बिंदु आवेशों के जो बीच की दूरी है वो दिखा दी है 20 सेंटीमीटर। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। यहाँ पे QA की जो वैल्यू है वो 3 माइक्रोकुलाम और QV की जो वैल्यू है वो माइनस के 3 माइक्रोकुलाम है। ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, ए पार्ट में इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो यहाँ से ए पार्ट स्टार्ट हो जाता है लो। ठीक है। आंसर ए पार्ट का करेंगे पहले कि भाई ए पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, ए पार्ट में कह रहे हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। कि भाई इसका जो मध्य पॉइंट मान लिया हमने O है, इस पर वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो जब यहाँ मध्य बिंदु हो गई कितनी बची हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ये भी कितनी बची हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लो RA जो हो जाएगा वो भी 10 सेंटीमीटर है, तो लिख सकते हैं R इजिकल टू 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर और RV इजिकल टू ये भी 10 है, तो RV की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। ठीक है। उसके बाद में QA की वैल्यू लिख लो, QA हमारे पास 3 माइक्रोकुलाम या QA की जगह हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कुलाम, क्योंकि एक माइक्रोकुलाम में 10 की घात माइनस के 6 माइक्रोकुलाम होते हैं। ठीक है। सॉरी एक माइक्रोकुलाम में 10 की घात माइनस के 6 कुलाम होते हैं। अब इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं QB की वैल्यू भी वो कितनी आ जाएगी माइनस के 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6, टोटल लिख लिया जाए एक ही बार। अब आपसे कहा जा रहा है इस केंद्र O पर क्या पूछा जा रहा है, मतलब जो इसका मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब आपको पता है कि वैद्युत बल रेखा
धन सिरे से कहाँ जाती हैं, ऋण सिरे की ओर जाती हैं। तो इस प्लस के क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी, उसका नाम दे दिया हमने ये, ठीक है। और उसके बाद में जो इस चार्ज के कारण होगी माइनस के कारण, वो भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, इधर को लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा ई वी का वेक्टर, इसकी दिशा भी इधर की ओर ही होगी, ठीक है। तो इसलिए जब ये दोनों एक ही दिशा में, तो हमारी तीव्रताएं क्या होंगी, टोटल अगर तीव्रता निकालेंगे तो टोटल तीव्रता क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी। तो देखो यहां पे लिख लिया जाए बिंदु ओ पर तीव्रता, जब बिंदु ओ पर तीव्रता निकालेंगे तो देखो कितनी आएगी, ये हो गई हमारी ई, और ई जो हो गया वो आ जाएगा ई ए प्लस ई बी के बराबर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन आर का स्क्वायर, तो आर ए का स्क्वायर कर लिया जाए। इसी प्रकार से 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू वी अपॉन आर बी का भी स्क्वायर कर लो। देखो जरा कितना आ जाएगा भैया आगे, कि भाई हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखो 9 × 10⁻9, क्यू ए का मान 3 × 10⁻⁻6 बटे 8 10 है तो 10 ढाई 100, 10⁻⁻2 और 2 4। इसी प्रकार सेम टू सेम इसका भी यही आना है, 9 × 10⁻9 3 × 10⁻6 अपॉन नीचे आ गया 100 10⁻4 लो 9 तिया 27, नीचे से बचे -2 क्योंकि 2 जीरो यहाँ से कम हो गए, ऊपर ले गए 11 और 6 कम करे कितने बचे 5। इसी प्रकार ये भी इतना ही आ जाएगा 27 × 10⁻5, दोनों को जोड़ लो, जब दोनों को जोड़ेंगे 27 दूनी 54 हो जाते हैं, 10 की घात 5 ऐसे ही आ गया, 10 की घात 5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 27 कितना हो गया 54 हो गया। या ई इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 5.4 × 10⁻6, इतने न्यूटन प्रति खुला, ये आ जाएगा आपका आंसर। बात क्लियर, सभी को समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको 1.8 कराया था और उस 1.8 का मैंने ए पार्ट करा दिया था आपको, उसका बी पार्ट रह रहा। अब देखो बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन संख्या है आपका 1.8, बी पार्ट का आंसर देखना है अभी आपको। देखो आंसर क्या है, इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन है आपका, यदि 1.5 × 10⁻⁻9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। क्या पूछ रहे हैं, फोर्स पूछ रहे हैं, आवेश हमें दिखा रखा है। देखो क्यू का मान कितना है, क्यू इज इक्वल टू है 1.5 × 10⁻⁻9, इतने कूलाम का आवेश है और यहाँ पे आपसे फोर्स निकालना है। इससे वाले पहले क्वेश्चन में ही जो है ई की वैल्यू आपके पास आ गई थी 5.4 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखो हमें निकालना है क्या, फोर्स निकालना है एफ इज इक्वल टू आ जाता है क्यू ई। अब देखो कहाँ से आता है कि भाई हमारे पास फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एफ इज इक्वल टू होता है, सॉरी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू क्या आता है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं। तो एफ बराबर देखो जरा क्यू का मान रखा 1.5 × 10⁻⁻9, ए की वैल्यू 5.4 × 10⁻6, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 15 × 60, 15 × 75 और 6 81.2 अंकों के बाद 10⁻⁻3, या एफ की वैल्यू आ जाएगी 8.1 × 10⁻⁻3, इतने न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगेगा। अगले क्वेश्चन है 1.9 क्वेश्चन मैंने इससे पहले जो वीडियो भेजी थी आपके पास, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया। इसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है 1.10, तो 1.10 क्वेश्चन क्या है, देखो जरा कि 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है अभी, पी बराबर दिखा रखा है आपको 4 ×
10⁻⁹ कूलाम मीटर। उसके बाद में देखो क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, कि वैद्युत क्षेत्र हो गया आपका E, और E की वैल्यू है आपके पास 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर है, तो थीटा की वैल्यू दिखा रखी है, अभी कितना दिखा रखा है 30 अंश। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण होता है भैया टो, तो टो इज इक्वल टू फार्मूला आ जाता है P sin थीटा, तो टो इज इक्वल टू P का मान 4 × 10⁻⁻⁹ और ये हो गया 5 × 10⁴ और साइन 30, ठीक है। तो टो इज इक्वल टू 5 × 20 10 आ जाएंगे -5 साइन 30 का मान 1/2, 2 से काटा 10, तो टो इज इक्वल टू 1 0 इधर कम कर दो 1 × 10 की पावर कितना आ जाएगा -4, इतने न्यूटन मीटर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बल आघूर्ण आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन है आपका 1.11। देखो 1.11 क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं ओन से रगड़ने पर पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाएगा। कि भाई इस पे जो आवेश दिखा रखा है 3 × 10⁻⁷, कि Q इज इक्वल टू है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, वो भी कैसा है ऋणात्मक आवेश है। आगे सुनिए, तो कह रहे हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसका मान पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं, और किस रूप में पूछी जा रही है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में जाएगी। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं ऊन से रगड़ा जा रहा है, किसे, पॉलीथीन को रगड़ा जा रहा है, तो भाई इसका ए पार्ट का आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं कहाँ से किस में हुए, कि ऊन से पॉलीथीन पर, कि जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं वो ऊन से पॉलीथीन पे हो गए। अब कितने हुए हैं ये निकाल लेते हैं, फार्मूला आ जाता है देखो Q इज इक्वल टू N से। अब जब Q इज इक्वल टू N से अगर हम देख रहे हैं तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q/E के, तो Q का मान 3 × 10⁻⁷ और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, तो N इज इक्वल टू पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, तो 30/16 और 10 की घात हो जाएगी 12, 16 दूनी 32 ज़्यादा हो गए, 16 का 16 बचे कितने 14 40, 16 × 128 28 12 120, 16 7 112 और 10 की घात भी कितना है 12। तो देखो इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं लगभग में अगर हम मान लें तो 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो भी लगभग, अगर हम लगभग में लें तो 2 गुणा जो है 10 की घात कितना आ जाएगा 12 मिलेगा। अच्छा बी पार्ट में देखिए, अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, तो बी पार्ट में कहा जा रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। संहति मीन्स हो जाता है बेटा द्रव्यमान, कि संहति क्या है यहाँ पे, संहति है द्रव्यमान, इस संहति को हम क्या कहेंगे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का स्थानांतरण लो होता है। अब ये तो हमें पता चल गया भाई स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन कितने द्रव्यमान का हो रहा है, तो हमें द्रव्यमान निकालना होगा। तो द्रव्यमान जो आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो m इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 × 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान 9.1 × 10 की घात -31, तो m इज इक्वल टू 2 × 2 2 18 × 10 की घात बचे -19, एक पॉइंट इधर ले आओ, तो m इज इक्वल टू 1.8 × 10 की घात -18 किलोग्राम, या लगभग में हम लिख सकते हैं 2 × 10 की घात -18 kg लगभग। ठीक है, इस प्रकार से हमारे यहाँ पे 1.8 क्वेश्चन हो गया, 1.10 और 1.11 ये हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। ठीक है,
अच्छा, इसी क्रम में आगे देखिए जरा, वहां पे क्वेश्चन हुआ था हमारा 1.11। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या है 1.12। देखो 1.12 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले, कि भाई तांबे के गोले इन्होंने दिखा दिए कि एक तो यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, दो विद्युत रोधी तांबे के गोले, ठीक है। एक मान लो ए और दूसरा वाला कितना है बी। एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये बीच की दूरी दिखा दे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन पर जो है अलग अलग मतलब पृथक पृथक 6.5 गुणा 10⁻⁻⁷ कूलाम का आवेश है। तो यहाँ पे क्यू ए भी जो है वो कितना है 6.5 गुणा 10⁻⁻⁷ कूलाम है, और क्यू बी जो होगा ये भी कितना होगा 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम आवेश होगा, ठीक है। देखो यहाँ लिख लेते हैं सबकी वैल्यू, क्यू ए की वैल्यू हो गई 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम, और क्यू बी भी जो हो गया 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम। आर बीच वाली जो दूरी है 50 सेंटीमीटर है, या लिख सकते हैं 50 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। अब कहा जा रहा है कि इनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पूछ रहे हैं प्रतिकर्षण फोर्स पूछा जा रहा है, मतलब बल, तो F बराबर फार्मूला जा रहा है 1/4πε0 QA इंटू QB वटे किसके आएगा R स्क्वायर। ये वैल्यू रखेंगे 9 गुणा 10⁹ QA 6.5, QB का मान भी 6.5 और 10⁻⁻ के साथ कितनी हो जाएगी 14। नीचे R का स्क्वायर 50 गुणा 50 गुणा 10⁻⁻2। यहाँ से एक पॉइंट हटाओ और एक पॉइंट ये हटाओ, कितने जीरो बढ़ेंगे भाई 2। लेकिन यहाँ पे आर का जब स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पावर जो आएगी यहाँ पे 4 आएगी, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो, 5 से काटेंगे तो 13 पंजे 65, तो यहाँ लिख देते हैं। इस वाले 5 से काटा तो 13 पंजे 65, F इज इक्वल टू 9 गुणा 13 13 में 169, और घात आ गई 10 की घात 14 में से 9 गए तो माइनस के 5। F इज इक्वल टू 9 9 81, ऐसे लगे 8, ठीक है। 9 6 54, 54 और 8 62, 6 9 का 9, 9 और 6 15, 10 की घात कितनी है माइनस के 5, पॉइंट इधर ले आप 3 नंबर, तो F बराबर आ गया 1.52 गुणा 10 की घात माइनस, जब 3 पॉइंट इधर लेके आए हम तो घात बचेगी हमारी 2। इतने न्यूटन का यहाँ पे क्या लगेगा भाई फोर्स लग जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला बी पार्ट देखो जरा इसका, ये इसका था हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट में देखो क्या कहा जा रहा है। बी पार्ट में कह रहे हैं यदि प्रत्येक पर आवेश की मात्रा दुगनी हो जाए, आवेश कितना हो जाए दुगना, तो क्यू डैश से मान लीजिए इसे, तो 2QA के बराबर हो गया, तथा क्यू डैश बी लिखेंगे तो 2QB के बराबर आ गया, आवेश दुगना हो गया। और क्या कह रहे हैं बीच की दूरी आधी कर दी जाए, उसे R डैश से प्रदर्श कर लेते हैं तो R/2 के बराबर आ गया। तो लगने वाला बल जो होगा वह कितना आएगा, क्या पूछ रहे हैं, अब लगने वाला बल जो होगा वह कितना आएगा। देखो जरा कि भाई हमारे पास लो बल मान लो अब F डैश, फार्मूला वही आएगा 1/4πε0 Q डैश ए इंटू क्यू डैश बी अपॉन R डैश का स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम 1/4πε0, इसकी वैल्यू 2QA और इसकी वैल्यू भी 2QA, और ये R डैश का जब स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर बटे कितना आएगा 4, और 4 भी कहाँ ले जाएं ऊपर, तो 1/4πε0, तीसरा ऑर्डर ऊपर पहुँचता है 2 दूनी 4 और चौक 16 गुणा QA इंटू QB बटे R का स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल टू 16 को साइड में ले लें 1/4πε0 QA इंटू QB बटे हो गया R का स्क्वायर। देखो इतना सब काम हमने क्यों किया कि भाई हमने ये वाली वैल्यू एक बार पहले कैलकुलेशन करके निकाल ली, तो बेफालतू हम बार बार क्यों कैलकुलेशन करें। देखो अब F डैश इज इक्वल टू इतने सब की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी आई थी 1.52 गुणा 10⁻⁻, तो आइए अब इसकी गुणा कर लो, 16 दूनी 32, 3 16 5 80 और 3 83,
और 16 का 16 और 8 24 पॉइंट लग रहा है 2 के बाद 10 की घात कितनी है माइनस के 2। तो एफ डैश जो निकल के आएगा 2 पॉइंट इधर ले आओ 0.24 न्यूटन। ये इतने न्यूटन का क्या हो जाएगा, इनके बीच अब फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा देखो आगे अब क्वेश्चन संख्या 1.13। लो क्वेश्चन संख्या 1.13 में मैं बताऊं आपको कि ये क्वेश्चन जो है 1.12 के अनुसार ही। लो इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे करना है भाई, इसे अपने आप कर लेना है क्वेश्चन। ठीक है।